नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज ओशियन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की अखंडता और हमारे देश के संसाधनों पर सीधा असर डाल रहा है। ये मुद्दा है अवैध घुसपैठ का, खासकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य देशों से आने वाले लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में यूएनएचसीआर के रिफ्यूजी कार्ड को खारिज करते हुए साफ कहा है कि भारत में 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं रखते। अगर 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का स्वरूप अपनाया होता तो आज देश में ये घुसपैठ की भीड़ न लगी होती। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और सबूतों के साथ, ताकि आप समझ सके कि ये समस्या कितनी विकराल है और कैसे ये हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा और हमारी पहचान को निगल रही है। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित कार्य करने इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 8 अक्टूबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एक सुडानी नागरिक, उसकी पत्नी और 3 बच्चों, जिसमें एक 40 महीने का बच्चा भी शामिल है, उनकी याचिका खारिज कर दी। ये परिवार 2013 से भारत में रह रहा था और ऑस्ट्रेलिया में शरण की अर्जी दी थी। उन्होंने यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड दिखाया, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यूएनएचसीआर ने भारत में जैसे कोई शोरूम खोल रखा है जहां ये कार्ड बांटे जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने जोड़ा कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का सैनिटरी नहीं है, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं डाल सकते। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स एक्ट के तहत ही डील किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हजारों घुसपैठियों के लिए एक चेतावनी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2017 में रोहिंग्या केस में कोर्ट ने ऐसा ही सख्त रुख अपनाया होता तो आज स्थिति क्या होती। याद कीजिए 2017 का वो केस, 2 रोहिंग्या, मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शकीर, जिन्हें भिखारी जैसा दिखाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 40,000 रोहिंग्या घुसपैठियों को म्यांमार वापस भेजने के आदेश को चैलेंज किया। इनके लिए कोर्ट में खड़े हुए देश के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्विस, डॉक्टर राजीव धवन, डॉक्टर अश्विनी कुमार, फलिन नरीमन और कपिल सिब्बल, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सरकार के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन 21 सितंबर 2017 को 3 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। उसके बाद केस कब्र में दफन हो गया। इतने बड़े बड़े वकील 2 भिखारी जैसे घुसपैठियों के लिए क्यों खड़े हो गए? ये सवाल खुद ब खुद उठता है। सबूत बताते हैं कि इन घुसपैठियों को बचाने में विदेशी फंडिंग का बड़ा रोल है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जैसे संगठन जो कॉलिन गोंसाल्विस चलाते हैं, उनको विदेशी फंडिंग मिलती रही है। 2014 के इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट इंपैक्ट ऑफ एनजीओज ऑन डेवलपमेंट में साफ कहा गया है कि एनजीओ विदेशी डोनर से फंड लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बाधित कर रहे हैं। रोहिंग्या केस में भी यही पैटर्न दिखा। विदेशी फंड्स ने इन वकीलों को बैक किया ताकि घुसपैठ जारी रहे। केंद्र सरकार ने 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। उसमें खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि रोहिंग्या घुसपैठियों के लिंक पाकिस्तानी आतंकियों से हैं, जो इलीगल एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं, रेडिकलाइज्ड रोहिंग्या हिंसा फैलाने का काम करते हैं। कुछ रोहिंग्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हवाला से फंड मोबिलाइजेशन और फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करने जैसे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का भी जिक्र था। बड़े स्केल पर इलीगल इमिग्रेंट्स, खासकर रोहिंग्या, बॉर्डर स्टेट्स के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदल रहे हैं। ये आशंकाएं निराधार नहीं थी, इसके सबूत थे। 2017 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 40,000 रोहिंग्या में से कई आईएसआई के साथ लिंक्ड हैं। 2023 में एनआईए ने 44 मिडलमैन अरेस्ट किए,
जो रोहिंग्या को इंडो बांग्ला बॉर्डर से घुसेड़ कर सेटल करने का काम कर रहे थे। इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स और हवाला का नेटवर्क था। 2018 में चोट्टा बुर्मी एक रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद कमांडर के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। ये साबित करता है कि रोहिंग्या में से कुछ आतंकी एक्टिविटीज में डूबे हुए हैं। अब बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। ये समस्या और भी पुरानी और गहरी है। 1947 के बाद से बांग्लादेश, तब इसे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां से घुसपैठ जारी है। 2001 की जनगणना के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में आए। 2016 में होम मिनिस्ट्री ने संसद में कहा कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। असम, बंगाल, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं। असम में 1989 से और 85 का आंदोलन इसी के खिलाफ था। सबूत, असम में 2023 तक 19 लाख से ज्यादा एनआरसी से बाहर हुए ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया जैसे जिलों में घुसपैठ हॉटस्पॉट है। बीएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि 2021 से 24 के बीच 1 लाख से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स नाकाम हुए। लैंड ग्रैबिंग का तो क्या ही कहना। बांग्लादेशी घुसपैठिए असम और बंगाल में आदिवासियों की जमीन कब्जा रहे हैं। 2024 में असम सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट्स ने आदिवासियों की जमीनें ग्रैब की हैं। पकड़ में एक केस, 2 बांग्लादेशी ने एसपीटी लॉ के तहत आदिवासी परिवार की जमीन कब्जाई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। असम लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2010 के तहत ये क्राइम है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण से ये जारी है। बंगाल में हिंदू परिवारों की जमीनें जबरन छीनी जा रही हैं। 2023 में एनआईए ने बंगाल से 8 अलकायदा लिंक्ड अंसारुल्लाह बांग्ला टीम मेंबर्स अरेस्ट किए, जो लैंड ग्रैबिंग और टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। सबूत साफ है, ये घुसपैठिए सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं आते, बल्कि जमीन, वोट बैंक और क्राइम सिंडिकेट के लिए भी आते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि करीब 40,000 रोहिंग्या भारत में हैं, लेकिन आज 2025 में ये अनुमान ये है कि ये संख्या 60,000 से ज्यादा हो सकती है। कैसे? क्योंकि म्यांमार से रोहिंग्या लगातार बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं और वहां से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। यूएनएचसीआर के आंकड़े कहते हैं कि 22,500 रोहिंग्या रजिस्टर्स हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड 20,000 से ज्यादा हैं। हैदराबाद में 7,200 का सेटलमेंट है, जो देश का सबसे बड़ा रोहिंग्या हब है। बांग्लादेशी घुसपैठ और भी पुरानी कहानी है। 2016 में होम मिनिस्ट्री ने संसद में कहा था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में ये लोग डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिले अब घुसपैठ के हॉटस्पॉट हैं। बीएसएफ की 2021 से 24 की रिपोर्ट बताती है कि 1 लाख से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन जो घुस गए वे कहाँ गए? वे शहरों में, गांवों में हमारी जमीनों पर कब्जा करके फेक आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाकर सेटल हो रहे हैं। ये सिर्फ जनसंख्या का मसला नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल है। 2023 में एनआईए ने 24 मिनट मैन को पकड़ा, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बॉर्डर पार कराकर सेटल करवा रहे थे। इनके पास हवाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक डॉक्यूमेंट्स का पूरा नेटवर्क था। ये सबूत बताते हैं कि ये घुसपैठ अनियोजित नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का रोल देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम है, लेकिन 2017 के रोहिंग्या केस में क्या हुआ? मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शकीर जैसे 2 लोगों की याचिका पर देश के सबसे बड़े वकील प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, फली नरीमन, कॉलिन गोंजाल्विस खड़े हो गए। इनका कहना था कि रोहिंग्या को डिपोर्ट करना उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कोर्ट ने 21 सितंबर 2017 को सुनवाई टाल दी और फिर वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। 2025 में सुडानी परिवार के केस में जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि पीआईएल्स पर पीआईएल्स फाइल मत करो, ठोस प्रूफ लाओ। लेकिन इन सालों में क्या हुआ? घुसपैठिए और बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पीआईएल्स दाखिल कर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हुई। ये पीआईएल्स कौन दाखिल करता है? ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जैसे एनजीओ, जो विदेशी फंडिंग से चलते हैं। 2024 की आईबी
रिपोर्ट में साफ था कि कई एनजीओ विदेशी डोनर से पैसा लेकर भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के केस में भी यही पैटर्न दिखता है। उदाहरण के लिए कॉलिन गंजाल्विस का HRLN, जिसे विदेशी फंड मिले, रोहिंग्या केस में सक्रिय था। 2018 में 19,000 एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ क्योंकि वे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर 2017 में ही सरकार के डिपोर्टेशन ऑर्डर को सपोर्ट करता तो क्या आज ये स्थिति होती? नहीं। कोर्ट की देरी ने घुसपैठियों को और मौका दिया, जिससे उनकी संख्या और उनके क्राइम्स बढ़े। दोस्तों, ये घुसपैठ कोई इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे बड़ा नेटवर्क है जिसमें विदेशी फंडिंग अहम रोल खेलती है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रिफ्यूजी बताकर उनके लिए वकालत करते हैं। ये संगठन विदेशी डोनर्स से फंडित हैं। 2020 में एमनेस्टी इंडिया का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ क्योंकि जांच में पाया गया कि ये संगठन भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा था। रोहिंग्या केस में प्रशांत भूषण जैसे वकील इन एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं और इसके सबूत 2017 में रोहिंग्या केस में शामिल वकीलों की फंडिंग की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 2023 में NIA ने खुलासा किया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सेटल करने के लिए हवाला नेटवर्क्स काम कर रहे थे। ये नेटवर्क विदेशी फंड से ऑपरेट होते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में जमाल उल मुजाहिदीन JMB और भारत के कुछ एनजीओ के बीच लिंक पाए गए। 2024 में NIA ने असम और बंगाल में 8 अलकायदा लिंक आतंकियों को पकड़ा जो विदेशी फंडिंग से घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे थे। ये फंडिंग न सिर्फ घुसपैठ को बढ़ावा देती है बल्कि टेरर एक्टिविटीज को भी फाइनेंस करती है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों को खड़ा होना, बार बार PILs दाखिल करना, ये सब बिना पैसे के नहीं होता। ये विदेशी फंडिंग भारत की सुरक्षा को कमजोर करने का टूल बन चुकी है। दोस्तों, अब समय है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो घुसपैठियों की पहचान के लिए सख्त टाइमलाइन सेट करे। 6 महीने में सभी अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए। दूसरा, इनके द्वारा कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराया जाए। असम में हेमंता विश्व शर्मा ने 2025 में 500 से ज्यादा घुसपैठियों को पुशबैक किया और लैंड डिक्लेमेशन के लिए सख्त कदम उठाए। लेकिन ये सिर्फ एक राज्य की बात है, पूरे देश में एक नीति होनी चाहिए। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो ऐसी PILs को स्वीकार न करे जो घुसपैठियों को बचाने के लिए दाखिल की जाती है। 2025 में सुडानी परिवार के केस में कोर्ट ने सही रुख दिखाया, लेकिन अब इसे हर केस में लागू करना होगा। चौथा, बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। BSF और असम पुलिस ने 2024-25 में हजारों घुसपैठियों को पकड़ा, लेकिन बॉर्डर पर फेंसिंग और सर्विलांस को और टाइट करना होगा। आखिरी और सबसे जरूरी, वोट बैंक पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। कुछ पार्टियां घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। पश्चिम बंगाल में TMC पर ऐसे आरोप लगे हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर ID देकर सेटल करवाती है। 2023 में मालदा में 10,000 फेक वोटर ID जब्त हुए। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। असम का मॉडल पूरे देश में लागू हो, NRC को सख्ती से लागू करना, डिपोर्टेशन को प्राथमिकता देना और जमीनों को वापस लेना। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी संस्कृति और हमारी जमीन का सवाल है। अगर हम आज चुप रहे तो कल ये घुसपैठिए और बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अब सख्ती दिखानी होगी, सरकार को और तेजी से काम करना होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।